गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर वह जो लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा था डायबिटीज़ मेलाइटस, उसी के ही कंटिन्यूशन में हम आज भी बात करेंगे। तो लास्ट टॉपिक में हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटस की हम लोगों ने उसकी इटियोलॉजी के बारे में या पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने बात करना स्टार्ट किया था। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यही बात की थी कि जो इसकी इटियोलॉजी है, जो पॉजिटिव फैक्टर हैं, उसके अंदर इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था कॉजेज़ को, या डायबिटीज़ मेलाइटस क्यों होता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या उसके कॉजेज़ हो सकते हैं। इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था एजेंट फैक्टर, देन नंबर 2 होस्ट फैक्टर, एंड नंबर 3 इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एजेंट फैक्टर में हम लोगों ने इंसुलिन से रिलेटेड बात की थी कि जो बेसिकली इंसुलिन ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करने में, या सपोज़ अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसकी वजह से जो डायबिटीज़ मेलाइटस डेवलप होता है उसके लिए। तो इंसुलिन किस किस कंडीशन के अंदर उसका प्रोडक्शन डेफिशिएंट हो सकता है, या उसका प्रोडक्शन होना बंद हो सकता है, या क्या क्या दिक्कत उसमें आ सकती है इंसुलिन फॉर्मेशन के अंदर, तो वो एजेंट फैक्टर के बारे में हम लोगों ने बात की। देन नंबर 2 हम लोगों ने होस्ट फैक्टर के बारे में बात की। तो होस्ट कौन है? होस्ट यानी जो भी पर्सन है जिसको भी ये इशू डेवलप हुआ है, जिसको भी ये डिजीज़ है डायबिटीज़ मेलाइटस का, तो वो जो प्रॉब्लम जिस पर्सन को, उसे हम होस्ट कहते हैं। तो उस होस्ट से रिलेटेड क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं कि उसकी किस किस कंडीशन की वजह से डायबिटीज़ डेवलप हो सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो किसी भी इंडिविजुअल के साथ कॉमन नहीं होकर के हर एक पर्सन के साथ में अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, या जो उसकी इटियोलॉजी का मेन कॉज जो है वो उसकी वजह से अगर डेवलप होता है, या अगर है तो उसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसमें और कंट्रीब्यूट करते हैं उसको और बढ़ाने के अंदर, या उसको और डिस्टर्ब करने के अंदर ग्लूकोज लेवल को हमारी बॉडी में। तो वो है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर में कौन कौन से फैक्टर आएंगे? सबसे पहला आएगा सीडेंट्री लाइफस्टाइल। तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल यानी जो लोग ऐसे होते हैं जिनका लाइफस्टाइल सीडेंट्री है, मतलब जो लोग जिनका खाना पीना है, जिनका लाइफस्टाइल जो है वो एक रेगुलर नहीं है, ठीक है। उनका खाने पीने का शेड्यूल सही नहीं है, वो कभी टाइम से खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, या सपोज़ उनकी लाइफस्टाइल के अंदर एक्सरसाइज जो है वो उनकी लाइफ का पार्ट नहीं है, लैक ऑफ एक्सरसाइज हम जिसे कह सकते हैं, तो वो हो गया। या सपोज़ जो हमारी बॉडी की प्रॉपर जो नीड्स हैं हमारी खाने पीने की, उनको प्रॉपरली उन चीज़ों को नहीं लेकर के अलग जो हमारी बॉडी के लिए जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उनका यूज़ अगर लाइफस्टाइल के अंदर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, हाई इंटेक फूड हो गया, तो इनके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। बट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल के अंदर इस तरीके का लाइफस्टाइल जिन लोगों का होता है कि जिनका खाना पीना प्रॉपर नहीं हो रहा, जिनका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं हो रहा, जिनका टाइमली शेड्यूल नहीं है, सोने का शेड्यूल नहीं है, उठने का शेड्यूल नहीं है, जो एक एक्सरसाइज हमारी बॉडी के अंदर एक हमारा पार्ट होना चाहिए लाइफस्टाइल का, वो वहाँ पर नहीं है। तो उस वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब होता है, और जब वो डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली जो ग्लूकोज लेवल है हमारी बॉडी के अंदर वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं रह पाएगा, और पर्सन अल्टीमेटली डायबिटीज़ मेलाइटिस होने की पॉसिबिलिटी उसको बढ़ जाएगी। तो नंबर 1 पॉइंट इज सीडेंट्री लाइफस्टाइल। देन नंबर 2 फैट इनटेक। तो ऐसा रिसर्चेस के अंदर बहुत सारी स्टडीज़ में देखने को मिला है कि जो भी लोग जिनकी डाइट के अंदर फैट का इनटेक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, तो उनके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, या अगर है तो फिर उनके अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ने की पॉसिबिलिटी इसकी वजह से ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट्स जो हमारी बॉडी के अंदर हाई सैचुरेटेड फैट्स हैं वो बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा जाएंगे तो अल्टीमेटली वही बात हो रही है कि यहाँ पर कि बॉडी का डाइजेशन डिस्टर्ब होगा, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, और उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल जो है हमारी बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाएगा। तो फैटी फूड, तो ये एक सेकंड फैक्टर आ गया। देन नंबर 3 इज़ यहाँ पर नंबर 3 पे जो हमारा फैक्टर वो आएगा डाइटरी फाइबर्स।
तो डाइटरी फाइबर्स का मतलब क्या है कि हमारी डाइट के अंदर अगर सपोज़ फाइब्रस डाइट ज़्यादा है, ठीक है ना, जो भी खाना ले रहे हैं, जो भी फूड ले रहे हैं उसमें फाइब्रस डाइट ज़्यादा है, जैसे फ्रूट्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है या जो भी डाइट है उसके अंदर फाइब्रस डाइट ज़्यादा है, तो वो ग्लूकोज लेवल को कम करने में हेल्प करता है। तो फाइब्रस डाइट जो है वो अपने आप में एक पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पर है कि अगर वो ज़्यादा रहता है तो अल्टीमेटली ग्लूकोज लेवल जो है वो लो जाने लगता है। तो एक तरीके से हम इसे भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होना चाहिए। अगर डाइट कम्प्लीटली या बहुत ज़्यादा फाइब्रस होने लग जाएगी तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल से भी कम जाने लग जाएगा, वो भी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक प्रेसिपिटेटिंग या कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। देन नंबर 4, माल तो माल न्यूट्रिशन बहुत सारी रिसर्चेज में या कंडीशंस के अंदर देखने को मिला है कि ऐसे बच्चे जो अपनी अर्ली एज में माल न्यूट्रिशन जिनके साथ एक फैक्टर रहता है कि जिनको अपनी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाई या जितनी ज़रूरत थी उतनी नहीं मिल पाई उनको बॉडी के अंदर, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी जिनकी बॉडी के अंदर EPM के जो केसेस हैं उनके अंदर, तो वहाँ पर शुरू में ही मेटाबॉलिक सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है और उसके बाद उनकी आगे चल करके डायबिटीज़ या DM होने की पॉसिबिलिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो माल न्यूट्रिशन भी एक मेजर फैक्टर यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर में हम लोगों को देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इज़ अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है उसका भी बहुत मेजर रोल यहाँ पर देखने को मिला है कि अल्कोहल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को या शुगर लेवल को यहाँ कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अल्कोहल जो है वो हमारे पैनक्रियाज पर, लीवर पर उसका इफ़ेक्ट आता है। तो जैसे अल्कोहल कंजप्शन अगर किसी भी पर्सन का बहुत ज़्यादा अगर होगा, अल्कोहल का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में उसके लीवर के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, पैनक्रियाज पर उसका इम्पैक्ट आएगा, और जिसकी वजह से उनके अंदर किसी न किसी तरीके की पैथोलॉजी डेवलप हो सकती हैं, या सपोज़ लॉन्ग टर्म के अंदर लीवर सिरोसिस डेवलप हो सकता है, या इसके अंदर जो है बीटा सेल्स जो है उनका डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अल्कोहल की यूज़ की वजह से लीवर और पैनक्रियाज दोनों के ऊपर इम्पैक्ट आता है, और जब इनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर इंसुलिन फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, और उसकी वजह से बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डिस्टर्ब होने की वजह से DM होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक अल्कोहल भी यहाँ पर एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेजर फैक्टर हम लोगों को देखने को मिलता है। देन वायरल इन्फेक्शंस, तो बहुत सारे ऐसे वायरल इन्फेक्शन जैसे मम्प्स हो गया, रुबेला हो गया, ये वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं इनको भी देखा गया स्टडीज़ के अंदर कि जिनके साथ ये केसेस या इस तरीके के इन्फेक्शंस हिस्ट्री में रहे हुए हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उनको ये वायरल इन्फेक्शंस होने की वजह से जिन लोगों को ये होते हैं इन्फेक्शन, उनके अंदर आगे चल करके डायबिटीज़ मेलाइटस होने की पॉसिबिलिटी कंपैरेटिव टू नॉर्मल पर्सन ज़्यादा देखने को मिलती है। देन इसके बाद में केमिकल एजेंट्स, तो बहुत सारे केमिकल एजेंट्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के अंदर बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर डायबिटीज़ या शुगर लेवल जो है उसको डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कि ये केमिकल किसी भी फॉर्म में हमारी बॉडी में जा सकते हैं। सपोज़ हम कुछ मेडिकेशंस अगर यूज़ कर रहे हैं, कुछ दवाइयाँ किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं, या इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमारे खाने में हमें पता नहीं चल पाता, तो अनड्यू कंडीशंस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी फॉर्म में आ जाती हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके बॉडी में जो केमिकल चेंजेस लाती हैं उसकी वजह से भी हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब होता है, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ मेलाइटस होने की पॉसिबिलिटी या शुगर लेवल डिस्टर्ब होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। देन स्ट्रेस एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है यहाँ पर। जैसा कि हम लोग देखते हैं रूटीन के अंदर कि स्ट्रेस जो है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि स्ट्रेस जो है यहाँ पर जिन भी लोगों को स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे जिन लोगों का काम इस तरीके का है, ऑक्यूपेशन ऐसा है कि जहाँ पर जो मेंटल प्रेशर है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हिस्ट्री जब हम किसी भी पेशेंट की लेते हैं या हम बहुत सारे लोग जो DM के हैं जब हम उनको स्टडी करते हैं तो उनके अंदर स्ट्रेस एक बहुत मेजर फैक्टर देखने को मिलता है। तो उन लोगों में होने की पॉसिबिलिटी कहीं ज़्यादा हो जाती है डायबिटीज़ मेलाइटस, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में या एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। और जो ऑलरेडी पेशेंट हैं उनके अंदर भी हम प्रेसिपिटेशन के अंदर इस फैक्टर को बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जो लोग भी ऑलरेडी अफेक्टेड हैं उनके अंदर अगर स्ट्रेस होता है तो ग्लूकोज लेवल जो है बहुत तेज़ी से वहाँ पर हम लोगों को बढ़ता हुआ देखने को मिलता है।
हम लोगों के पास में रूटीन में क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब पेशेंट आते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं, तो जब उनके हम लोग देखते हैं, उनकी स्टडी हम करते हैं, तो हम लोगों को हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है। प्लस साथ ही जब हम उनको एक गाइडलाइन देते हैं, जब हम उनको जिसका एक जो मैनेजमेंट है डायबिटीज़ का, जब हम उसके बारे में बात करते हैं, तब साथ ही हम लोगों को इस चीज़ के लिए भी अवेयर करते हैं कि स्ट्रेस इस कंडीशन के अंदर एक नेगेटिव फैक्टर है, उसका उन्हें ध्यान रखना है। और बहुत सारा क्लिनिकली ये चीज़ बहुत बार देखने को भी मिलती है कि पेशेंट अगर किसी भी वजह से, कोई फैमिली स्ट्रेस, बिजनेस स्ट्रेस की वजह से आता है, तो एक्यूटली उसका शुगर लेवल जो है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करता है और एकदम से बढ़ भी जाता है। तो ये एक फैक्टर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ कॉमन फैक्टर्स और भी छोटे मोटे रहते हैं, जैसे ऑक्यूपेशन हो गया, रिलीजन हो गया, या सपोज फाइनेंशियल कंडीशंस होगी, तो ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करते हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलती है कि डिजीज़ के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की डायबिटीज़ मेलाइटस की, कि एजेंट फैक्टर क्या होते हैं, होस्ट फैक्टर क्या होते हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी पर्सन के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस की पैथोलॉजी या डिजीज़ डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, इसकी स्क्रीनिंग किस तरीके से हम करते हैं। तो इसमें मेजरली 2 तरीके का एग्जामिनेशन हमारे सामने रहता है यहाँ पर। फर्स्ट तो हमारे सामने रहता है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ठीक है ना। तो ब्लड शुगर टेस्टिंग, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो है वो हम देखते हैं, जो हम लोग रूटीन में देखते ही हैं। जब भी हम लोग किसी पेशेंट को एडवाइस करते हैं, टेस्ट लिखते हैं, तो क्या होता है, उनका ब्लड का सैंपल लिया जाता है और ब्लड सैंपल जो है उसके अंदर उसका चेक किया जाता है कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल क्या है, और वही उसका ब्लड शुगर लेवल होता है, जिससे हमें पता लगता है कि पर्सन डायबिटिक है या नहीं। इसको जनरली हम 2 टाइम पर हम इसको लेकर के चलते हैं। हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, एक तो फास्टिंग, ठीक है ना, और एक पीपी, पोस्ट पेरेंटल जिसको हम बोलते हैं। तो फास्टिंग जो कि खाली पेट होता है, या जनरली हम मानते हैं कि फास्टिंग करीबन 8 घंटे जो है कुछ भी नहीं खाया पिया हो, उसके बाद में हम जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल लिखते हैं तो उसे हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग बोलते हैं। और कुछ भी खाने के करीबन 2 घंटे बाद में जब उसका ब्लड शुगर चेक किया जाता है तो उसे हम पोस्ट पेरेंटल या पीपी हम उसे बोलते हैं। तो दोनों ही लेवल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, दोनों की मॉनिटरिंग ज़रूरी है कि पर्सन का रूटीन के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है, बॉडी में ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन की जो है वो किस तरीके की कैपेसिटी है, देन खाने के बाद में बॉडी में एब्जॉर्ब जो हो रहा है वो कितना लेट हो रहा है, उसके से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कितना बढ़ रहा है, तो वो पीपी के थ्रू हम लोगों को पता चलता है। तो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग आइदर फास्टिंग और पीपी, इन दोनों एक तरीके से, और क्यूमुलेटिव इन बोथ कंडीशंस, तो दोनों तरीके से हम इसे लेकर के चलते हैं। देन इसके बाद में एक होता है यूरिन एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो यूरिन का जो पर्सन है उसका यूरिन टेस्ट किया जाता है कुछ भी खाने के 2 घंटे बाद में, जैसे ग्लूकोज का डोज दे करके उसके बाद में, या कुछ भी खाने के 2 घंटे बाद में यूरिन का सैंपल लेकर के उसमें स्ट्रिप टेस्ट किया जाता है। उसके अंदर हम लोगों के पास में कुछ मार्कर्स आते हैं जिससे पता चलता है कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज जो है वो कितना यहाँ पर आ रहा है। बट ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि सभी लोगों के साथ में ऐसा नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा एडवांस पैथोलॉजी के अंदर जब रीनल लेवल पर ये चीज़ें आ जाती हैं, या लोगों के अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है, तो फिर वो ब्लड से यूरिन के अंदर भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, तो ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, तब ये हम लोगों को यूरिन एग्जामिनेशन में कन्फर्म होता है। अदरवाइज़ किसी पर्सन का अगर सपोज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है ब्लड शुगर लेवल, तो यूरिन एग्जामिनेशन में उसका वहाँ पर नहीं आएगा। तो ये एक पहले इस तरीके का टेस्ट किया जाता था, बट आजकल ये बहुत ज़्यादा रूटीन प्रैक्टिस में नहीं है, बट फिर भी एक तरीका है जिससे इस चीज़ को मेजर किया जाता है। तो इसकी स्क्रीनिंग के लिए जैसा हम लोगों ने बात की, 2 तरीके हैं, एक तो ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, दूसरा यूरिन एग्जामिनेशन। तो ये यूरिन एग्जामिनेशन और ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, इन दोनों के थ्रू शुगर लेवल बॉडी के अंदर पता किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग पता लगा करके कि पर्सन डायबिटिक है आइदर नॉन डायबिटिक है, तो उसमें फिर अल्टीमेटली जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ मैनेजमेंट है, उसे फॉलो करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को गाइडेंस या ट्रीटमेंट जो भी हमें देना है वो हम उसे देते हैं। तो ये बेसिकली कॉजेटिव फैक्टर, स्क्रीनिंग, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रिवेंशन पार्ट के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो डायबिटीज़ है इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कम्युनिटी के अंदर और इंडिविजुअली, दोनों ही तरीके से, कि लोगों को सफरिंग इसकी ना हो, और अगर हो रहा है तो किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है, और कम्युनिटी के अंदर इसके बर्डन को किस तरीके से मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।